नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में बाजार। निफ्टी में सिर्फ 90 और निफ्टी बैंक में 225 अंकों का दायरा। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस दे रहे हैं सपोर्ट। मिड कैप्स में सुस्ती। अच्छे नतीजों के बाद परसिस्टेंट सिस्टम में रौनक। शेयर करीब 6% के उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना। वहीं रिजल्ट्स के बाद इंडसइंड बैंक 2% फिसला। 13% डिस्काउंट के साथ एफपीओ के प्राइस बैंड से अदानी एंटरप्राइजेज में तेज गिरावट। शेयर 4% फिसलकर 2.5 महीने के लोस पर। निफ्टी की दो कंपनी एचयूएल, एशियन पेंट्स के आ जाएंगे नतीजे। 10% बढ़ सकता है एचयूएल का मुनाफा। 4 से 5% के बीच वॉल्यूम ग्रोथ संभव। वहीं एशियन पेंट्स के मुनाफे आय में करीब 11% का उछाल मुमकिन। और अब से थोड़ी देर बाद मुंबई में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। मुंबई मेट्रो के उद्घाटन के साथ महाराष्ट्र में कुल 38,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम। जहां एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स मंदी की मार से जूझ रही हैं, वहीं इंडिया की स्टॉक मार्केट बूम कर रही है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रही है। सरकार के रिफॉर्म्स ने भी इस ग्लोबल रिसेशन से बचाने में इंडियन मार्केट्स की काफ़ी हेल्प की है और आने वाला बजट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहिए। निर्मला सीतारमण के इस आम बजट से आम जनता को और पूरे देश को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज और सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण मेरे साथ सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि बजट मतलब सीएनबीसी आवाज। बजट 2023, रेजिलियंस टू रिसर्जेंस। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में सुस्ती एक दायरे में कारोबार होते हुए आपको दिखाई देगा। फ्रंट लाइन इंडाइसेस में भी और सेकेंडरी मार्केट में भी। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 18,100 के ऊपर तो जरूर है, लेकिन बहुत ही टाइट रेंज में आज ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 48 अंक नीचे अब निफ्टी कारोबार कर रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आपको एक दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखाई देगा। सिर्फ 150 अंकों की गिरावट इस समय आपको देखने को मिल रही है, लेकिन एक दायरा 200-250 अंकों का निफ्टी बैंक ने बनाया है जिसमें ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स आपको डेज लो से रिकवर होने के बाद अब एक रेंज में और फ्लैट टोन पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक बार फटाफट से संकेत देख लेते हैं और उसके बाद बाजार में हुआ क्या है वो आपके सामने लेकर आएंगे। एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्यूज इस वक्त के कैसे हैं तो कल के वॉल स्ट्रीट के नुकसान के बाद एशियन मार्केट्स आज मिक्स खुले और वही रुझान अभी भी देखने को मिल रहा है। निकेई 1.5% नीचे है, कॉस्पी 0.5% ऊपर है, हांगकांग के बाजार 1/4% नीचे और शंघाई का बाजार 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो 1/4% नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, 87 अंकों की कमजोरी है। नैस्डैक का फ्यूचर भी 1/4% नीचे यानी 34 अंकों के दबाव के साथ कर रहा है ट्रेड। तो अब तक हुआ क्या है बाजार में, एक एक करके आपके सामने बाजार की बड़ी बातें लेकर आते हैं। तो निफ्टी 18,100 के ऊपर लेकिन एक दायरे में कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि वापस अब दिन के निचले स्तरों पर आते हुए दिखाई देगा। 0.5% की कमजोरी अब है। 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में अब देखने को मिल रही है। मिड कैप्स डेज लो से रिकवर हुए हैं लेकिन बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं अब इस वक्त। तो मिड कैप्स में बहुत ज्यादा एक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। चुनिंदा पॉकेट्स हैं जहां फोकस है। आज आपको प्रेशर दिखाई देगा पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो यहाँ प्रेशर है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स अब 1.25% की कमजोरी दिखा रहा है। बाइंग थोड़ी दिखेगी आपको दिग्गजों में, चुनिंदा मेटल, एनर्जी और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में। वहीं अगर मिड कैप स्मॉल कैप्स की ओर रुख करेंगे तो चुनिंदा ऑटो एंसिलरी, सीमेंट और आईटी स्टॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। हमारे साथ 5paisa.com के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रेंज आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं? कोई ट्रेड लेंगे या इंडेक्स पर अवॉइड की स्ट्रैटेजी रहेगी? जी नमस्ते दीपाली जी। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आज ऑल्दो हम थोड़ी सी पुल बैक मूव देख रहे हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव रहा है क्योंकि रिसेंटली टेक्निकली वो जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हमने देखा है। सेकेंडली जो एफआईएस है, एफआईएस की पोजीशंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक जो मार्केट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ऊपर जाने में, इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, वो थे एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस, जहां पे उनका 2 दिन पहले के रेशियोज देखे तो लगभग केवल 38% ऑफ द पोजीशंस लॉन्ग साइड पे थी। लेकिन लास्ट 2 दिनों में उन्होंने काफी सारे शॉर्ट पोजीशंस कवर की है और उनकी वो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो 38% के आसपास थी वो इंप्रूव होकर अब 51% के आसपास आ गई है। तो आई थिंक उनका व्यू अब न्यूट्रल हो चुका है। दे आर नॉट नो मोर शॉर्ट्स नाउ। आई थिंक इसीलिए हम जो भी डिक्लाइन देख रहे हैं वहां पे हम एक्सपेक्ट करें कि फिर से बाइंग दिखेगी।
अब आज के सेशन के लिए कोई बड़ी अपमूव नहीं आएगी शायद, क्योंकि 18,200 के कॉल राइटर्स काफी एक्टिव रहे, लेकिन सामने डाउन साइड भी लिमिटेड है। 18,070, 18,100 आइडियली ये अच्छा लेवल्स है फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। 18,100 से 18,070 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी आपने आइडेंटिफाई की है क्या रोशित? SBI लाइफ का काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में ऑफ लेट हमने एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा है, और यहाँ पे अपमूव कंटिन्यूड है, स्लो एंड स्टेडी अपमूव हम कंटिन्यूस देख रहे हैं। वॉल्यूम्स भी प्राइस वाइज प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है SBI लाइफ में रिसेंट का। सो SBI लाइफ करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, 1290 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और 1375 1380 तक का टारगेट रेंज हम ये स्टॉक में नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो SBI लाइफ में खरीदारी की सलाह है। 1329 के आसपास फिलहाल ये कारोबार कर रहा है, और 1328 के इनफैक्ट मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एक ट्रेड ले सकते हैं, इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करें। SBI लाइफ के साथ साथ एक बार HDFC लाइफ को भी देख लेते हैं, क्योंकि एक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन अब वापस हमने थोड़ा ट्रैक्शन बनते हुए देखा, 600 के ऊपर पहुंचा, और अब क्या रुझान देखने को मिल रहा है, तो 609 के आसपास कारोबार करते हैं। इस बीच टाटा मोटर्स से जुड़ी एक खबर आ रही है। टाटा मोटर्स के JLR के जो MD हैं रोहित सूरी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये एक मैनेजमेंट फ्रंट पे एक बदलाव होते हुए, एक डिटेल्स आते हुए टाटा मोटर्स के JLR के MD रोहित सूरी ने इस्तीफा दिया है। स्टॉक हालांकि आपको 404 405 के आसपास ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। अब देखना होगा कि स्टॉक इस डेवलपमेंट पे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हाल ही में जो सेल्स नंबर्स आए थे JLR के वो काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद हमने ब्रोकरेजेस की तरफ से टाटा मोटर्स पर अपग्रेड्स भी आते हुए देखे थे। अब देखना होगा कि ये किस तरीके का डेवलपमेंट है, लेकिन हाँ, स्टॉक पर कोई खास रिएक्शन इस खबर के आने के बाद देखने को नहीं मिला। 404 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, 404 405 के लेवल्स पर। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं मिड कैप्स की, और मिड कैप्स के गेनर लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और मिड कैप्स का अगर आप हाल देखेंगे तो इंडेक्स तो आपको 24 अंक नीचे दिखाई देगा, फ्लैट है, बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है, सिर्फ लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। पॉकेट्स दिखाते हैं, पहले लेकर आते हैं सीमेंट पैक। यहाँ आपको सेलेक्ट स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी सीमेंट पैक में, और सीमेंट स्पेस में जो स्टॉक्स हैं जैसे प्रिज्म जॉनसन हुआ, स्टार सीमेंट, ACC, श्री दिग्विजय सीमेंट, यहाँ आपको 1% से लेकर 5% तक के मूव्स दिखेंगे। IT स्टॉक्स में सेलेक्ट बाइंग है, उसमें आपको पर्सिस्टेंट, डेटामेटिक्स, 63 मून्स, टाटा LXC दिखेंगे। यहाँ 1% से लेकर 7% तक की तेजी है आज के सेशन में। ऑटो एंसिलरी में बाइंग है, इसमें महिंद्रा CI ऑटो, मिंडा कॉप, एक्साइड, अतुल ऑटो जैसे शेयर्स हैं। 6% ऊपर अतुल ऑटो, महिंद्रा CI ऑटो 4% ऊपर, बाकी स्टॉक्स में भी तेजी है। प्रेशर दिखेगा बैंक्स NBFCs में, IB हाउसिंग, मन्नापुरम फाइनेंस, LIC हाउसिंग, RBL बैंक, यहाँ 3% तक के फॉल आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स में भी गिरावट है आज। ग्लैंड फार्मा, सिंजन, लॉरस लैब्स, टोरेंट फार्मा यहाँ प्रेशर के साथ आज के सेशन में ट्रेड करते हुए। तो ये है फिलहाल फार्मा स्टॉक्स का हाल, जहां पर थोड़ा दबाव आज के सेशन में दिख रहा है। इंडेक्स भी इनफैक्ट आपको 0.5% के आसपास नीचे फार्मा का, निफ्टी फार्मा का देखने को मिलेगा। तो ये है स्टॉक्स का हाल। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दावोस हाइलाइट्स की। TCS के MD और CEO राजेश गोपीनाथन के मुताबिक दुनिया में माहौल अब सुधर रहा है। दावोस से CNBC TV 18 के मैनेजिंग एडिटर श्रीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले ग्लोबल मूड काफी आशावादी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी गोपीनाथन ने जोरदार वकालत की और कहा कि अनुमान से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर हम सब पर होगा। The mood is definitely much more optimistic. In fact, when we came out with the numbers, I had said that our individual conversations with customers were a lot more positive than what the overall macro commentary was, and that we are basing it on that. That confidence has got strengthened with the discussions that we are having here. One-on-one, everybody is positive. I would say incrementally what has changed is that the European side, there also the confidence has increased. But multiple threats that are emerging here. The opening up of China is a big thing, both from a humanitarian perspective, assuming that they're able to manage that whole opening up well, and then the economic perspective that opens up an export market for the European companies. So that's coming out very strongly. It will affect our lives a lot sooner than what probably people thought 6 months ago. So we need to be prepared to accept that and integrate that into what we do and who we are. So if you take it from a TCS perspective,
we need to think of it as a tool, and we need to make sure that it is integrated into service delivery, and our service delivery morphs to be able to accept that internally. We have done the same thing when it came to automation, but we need to do this again, so that AI is out of the denial mode now. और वहीं भारत फोर्ज के डेप्यूटी एमडी अमित कल्याणी के मुताबिक यूरोप में कमर्शियल व्हीकल डिमांड काफी मजबूत है। दावोस से सीएमसी टीवी 18 के मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से बातचीत में उन्होंने कहा कि कंपनी डिफेंस कारोबार को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। Right now, the North American market demand is very strong. In fact, even in Europe, the commercial vehicle sector demand is extremely strong, driven by change in transport logistics modalities. Shipping and logistics have changed from more sea to more land within Europe because especially smaller lots of shipping taking place. So there is a tremendous demand for trucking, and in the US there is a replacement demand that's coming up. Plus the US is now going into a infrastructure build cycle, so that's going to promote growth. So what we're hearing is very strong news. On the passenger car side, the demand outstrips supply. और इसी के साथ अब एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार बजट एक्सपेक्टेशंस आपके सामने लेकर आएंगे कुछ और सेक्टर्स की। एक ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बात करेंगे बजट एक्सपेक्टेशंस की। कोविड महामारी के बाद अब ग्लोबल मंदी की आहट से एक्सपोर्ट सेक्टर की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में एक्सपोर्टर्स ने बजट में वित्त मंत्री से रॉ मटेरियल की कीमतें सस्ती करने और बढ़ती ब्याज दरों से राहत देने की मांग की है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की खास रिपोर्ट। को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही मंदी एक्सपोर्ट जगत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कोविड संकट से उबरने के बाद सेक्टर रफ्तार पकड़ ही रहा था कि मंदी की आहट सुनाई देने लगी। अब एक्सपोर्टर्स ने सरकार से कच्चे माल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और ओवरसीज मार्केटिंग के लिए आर्थिक मदद और टैक्स छूट बढ़ाने की मांग की है। हमारी रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। कई चीजें ऐसी हैं जहां 20 to 40% की तेजी है, जिसकी वजह से हम लोग चाइना के सामने प्राइसेस को मीट नहीं कर पा रहे हैं बायर्स की, और निरंतर कुछ ना कुछ ऑर्डर जो हैं वो डाइवर्ट होते जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। कि जो इंटरनेशनल फेयर होते हैं उसमें हमें सब्सिडी बाद में मिलती है, जब पार्टिसिपेशन के बाद। हमारी सरकार से मांग है कि हम चाहते हैं कि हमें सस्ते फेयर प्रोवाइड किए जाएं, जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें फेयर मिलने चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक इंडिया के लिए बिजनेस ला सकें। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक्सपोर्ट में दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में 12% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बजट में सरकार को ऐसे ऐलान करने चाहिए जिससे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से लेकर रॉ मटेरियल तक की कीमतों में कमी आए। साथ ही एग्रेसिव मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार को मौजूदा 100% की जगह 200% तक टैक्स छूट देनी चाहिए। ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी से राहत देने के लिए 5% तक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन की सुविधा बहाल की जानी चाहिए। इसके अलावा घरेलू शिपिंग लाइन में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कुछ एनोमलीज आई हुई हैं, जैसे हम लेदर की बात करें, जो फिनिश लेदर है उस पर ऊपर ड्यूटी लग गई है, कुछ जो सिल्क के आइटम है उनके ऊपर ड्यूटी लग गई है। तो अगर इनमें कुछ ड्यूटी में रियायतें दी, शायद इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी थोड़ा मदद मिलेगी। काफ़ी इश्यूज हमारे प्रोसीजरल हैं जो कि पार्ट ऑफ बजट नहीं है, बट हमें लगता है कि होता है उनके बजट अनाउंसमेंट में उनका भी इम्पोर्टेंट रोल हो। पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिली थी। 2021-22 में $400 बिलियन से ज्यादा का निर्यात दर्ज किया गया। इससे उत्साहित सरकार ने साल 2022-23 के लिए $450 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट तय किया है। लेकिन ग्लोबल मंदी की दस्तक से घबराए एक्सपोर्टर्स और पूरे सेक्टर की निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई हैं। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली।
और देश में 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट है, मतलब कि देश की स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री 10 करोड़ निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ सकती है। एवरेज रोजाना 1.5 लाख करोड़ का कुल वॉल्यूम बाजार में होता है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री की भी इस बजट से उम्मीदें हैं। क्या है ब्रोकर्स की मांग, संवाददाता केतन जोशी ने की बात। क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख? સૌથી મોટામાં મોટા देखने जाओ तो आप जो कैपिटल मार्केट में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिविडेंड एक कॉरपोरेट कंपनी है, समझ लो कि वो 25% टैक्स के स्लैब में आती है, 30% टैक्स स्लैब में आती है। तो वो कॉरपोरेट अपना टैक्स चुकाने के बाद जब शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तभी उसको जितना डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद शेयर होल्डर के पास जो डिविडेंड जाता है, यानी कि 10 लाख के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल के पास जो डिविडेंड जाता है उसको भी उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये तो क्या हुआ, 1 2 3 जगह से टैक्स कटता है। कहीं देखा है वर्ल्ड में आपने? कोई भी कंट्री दिखा दो आज, अपनी डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री में ऐसा। ये तो सही में निकलना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। अभी एक इंडस्ट्रियल स्टेटस होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो कैपिटल मार्केट का एक हार्ट है। उसको क्या है कि पूरा दर्जा मिलना चाहिए, ये अभी मिलता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि एसटीटी जो 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया था, वो 2004 में एसटीटी जब इम्प्लीमेंट किया था तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाल के किया गया था। आज अभी 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया है पर एसटीटी निकाला नहीं गया है। तो दोनों टैक्सेशन होना नहीं चाहिए, या तो एसटीटी होना चाहिए या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होना चाहिए। तो मैं वित्त मंत्री से ये गुजारिश करूँगा कि दोनों में से एक रखिए और एक निकाल दीजिए। अब बात करें खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते 5paisa.com के रुचित जैन, नलबंग सिक्योरिटीज की स्वाति होटकर और एलवीवी इन्वेस्टमेंट रिसर्च के आशीष बहेटी के बीच मुकाबला हो रहा है। और पहले अपडेट लेकर आते हैं। आशीष ने पूनावाला फिनकॉर्प से प्रॉफिट्स को बुक किया है 302 रुपए 70 पैसे पर। इनके जो लक्ष्य थे वो 330 के थे और ये एक अपडेट है। अब फटाफट से दिखा देते हैं रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में, मुनाफे के मीटर में कि लीड कौन कर रहा है। हालांकि कल बाजार बंद होने के बाद विनर की अनाउंसमेंट होगी, तो ये एक सेशन और है पूरा। और अभी आप देखिए तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में ऑलमोस्ट बराबरी का ही मुकाबला चल रहा है। ऑल्दो मार्जिनली ही सही, लेकिन लीड कर रहे हैं रुचि जैन 8.5% के रिटर्न के साथ। 7.9% के रिटर्न स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो दे रहा है और आशीष बहेटी का पोर्टफोलियो 7.48% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये है अपडेट। रुकरेंसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे मेट्रो ब्रांड्स के कौशल पारिक से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।